नमस्ते जय हिंद, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में या फिर BAAS के बारे में, यानी बैटरी एज ए सर्विस। नीति आयोग की ये पॉलिसी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाई जा रही है, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के लिए बनाई जा रही है। एंड हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बसेज और ट्रक्स के लिए भी ये पॉलिसीज़ बनाई जाए, बट अभी इनिशियली इसका जो फोकस है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे ही होगा। अब ये पॉलिसी बनाने के पीछे मेन रीजंस क्या हैं उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। मेन रीज़न इस पॉलिसी के पीछे ये था कि आप लोग को पता है कि अभी जैसे इलेक्ट्रिक कार्स धीरे धीरे नई नई आ रही हैं। नेक्सॉन आ रही है, नेक्सॉन की सेल बहुत अच्छी है, टाइगर आ रही है, उसके अलावा XUV 400 आने वाली है, प्लस Hyundai और मारुति भी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक कार्स लाने वाले हैं। EVs को अगर हमें प्रमोट करना है ना, तो सबसे मेन चीज़ जो उसमें आती है वो आती है चार्जिंग। मान लीजिए आपको पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, दोनों जगह का डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है। अब आप जो है पेट्रोल की गाड़ी लेके निकलते हैं एंड आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी लेके निकलेंगे तो दोनों में फ़र्क है। मान लीजिए आपकी जो पेट्रोल की गाड़ी है उसमें 100 किलोमीटर तक का पेट्रोल है एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपकी वो आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज दे रही है। अब क्या है, जब आप पेट्रोल की गाड़ी लेके निकलोगे तो 100 किलोमीटर बाद आप GPS पे देखोगे कोई पेट्रोल पंप मिला कुछ है, आप वहाँ से पेट्रोल डलवाओगे, विदिन 2 मिनट्स पेट्रोल डलवा के आप पॉइंट B तक जा सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा कि आप जब 90-95 किलोमीटर्स आपके हो जाएंगे ना, आपको ये देखना होगा कि भाई चार्जिंग स्टेशन कोई आसपास है या नहीं है। अगर चार्जिंग स्टेशन कोई है ही नहीं तो हो सकता है आपको किसी होटल या ढाबे पे रुक के जो है वहाँ पे चार्ज करना पड़े, इतने आप चाय कॉफ़ी पियो या कुछ भी है। बट अगर मान लीजिए चार्जिंग स्टेशन है भी तो उसमें आपको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो लगेगा ही चार्जिंग में। एंड अगर आपकी गाड़ी या जो भी व्हीकल है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो हो सकता है 3-4 घंटे भी लग जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो जो चार्जिंग टाइम है वो इतना ज़्यादा है कि आपको जो है अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जर पे। एंड हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई हम 1 घंटा लंच कर लेंगे, बट ये चीज़ हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कि जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने ऑल्टरनेटिव्स टू पेट्रोल एंड डीजल के बारे में बात करी, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के बारे में बात करी, मैंने उसमें एक चीज़ क्लियरली बोली थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी 5-6 साल बहुत चलेंगी, बट जैसे ही इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कब की पॉपुलैरिटी गिरेगी नीचे, बिकॉज कहीं ना कहीं चार्जिंग टाइम इज़ अ बिग बॉटलनेक। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतने क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वो इसलिए प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज कॉस्ट कम है। अगर आप मान लीजिए आप नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं आप, रोज़ का 30 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर आना हो रहा है आपका, तो आपका मोटा मोटी 20 से 25 हज़ार पेट्रोल का खर्चा है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1/7 या 1/8 हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी उसमें सेविंग्स हैं। जो लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, रोज़ का जो 40 किलोमीटर चलाते हैं, उनके लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेस्ट है। एंड आज की डेट में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने जाओगे तो वो सबसे पहला सवाल जो डीलर है वो आपसे यही कहता है कि क्या आपकी गाड़ी रोज़ की 40 से 50 किलोमीटर चलती है या नहीं। अगर चलती है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी चाहिए, बिकॉज देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी भी होती है। हालांकि अब धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी प्राइसेस डाउन आ रहे हैं, बट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी महंगी होती है। तो उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गाड़ी रोज़ 40 से 50 किलोमीटर चल रही हो, ताकि आप धीरे धीरे जो है उस कॉस्ट को रिकवर कर सको। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्जिंग टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसमें बैटरी स्वैपिंग काम आ सकती है। बैटरी स्वैपिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 किलोमीटर आपने चला लिया, उस पुराने एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आप एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे गए, वहाँ पे गए, उसने आपकी डिस्चार्ज बैटरी निकाली एंड नई बैटरी आपकी लगा दी, विदिन 5 मिनट्स यू आर गुड टू गो। मतलब ये बिल्कुल पेट्रोल की तरह हो गया कि उसने आपकी जो है पुरानी बैटरी निकाली जो डिस्चार्ज हो चुकी है एंड चार्ज हुई हुई एक बैटरी आपकी गाड़ी में लगा दी। इस प्रोसेस में 2 से 4 मिनट आपके जो भी लगे, आपने पेमेंट करो, आप निकल गए आराम से अपना। अब ये चीज़ सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि हाँ बैटरी स्वैपिंग अगर होगी तो कितना फ़ायदा होगा, हम लोग को कोई चार्जिंग वगैरह का टाइम की इतनी झंझट नहीं होगा, एंड जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वही चार्ज करके रखेंगे, हम उनको कुछ पेमेंट करेंगे एंड फिर उसके बाद हमें एक अच्छी सर्विस मिलेगी। बट इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। देखिए सबसे पहला इशू जो इसमें आएगा वो ये आएगा कि जो पावर कंपनीज़ हैं या फिर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें से कितनी कंपनीज़ ऐसी होंगी जो इसमें इन्वेस्ट करने का सोचेंगी। क्योंकि आपको अगर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाने तो आपको लैंड चाहिए, आपको उसके हिसाब से फिर आपको चार्जिंग का फैसिलिटीज़ वगैरह चाहिए कि डिस्चार्ज बैटरी जो आई है उसको आपको फिर वापस चार्जिंग पे लगाना है। इसके अलावा एक ये भी होता है कि भाई कौन कौन से हाईवेज़ पे लगाना है, एक्सप्रेसवेज़ पे लगाना है, अलग अलग जगह लगाना है, ये सारे एक इश्यूज़ होते हैं। एंड वो कितना फीजिबल होगा, कितना वाइबल होगा, उसका जो आप पेमेंट ले रहे हैं वो कितना उसको जस्टिफाई कर पाएगा, वो सारे इश्यूज़ होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि हमें एक यूनिफाइड प्रोडक्ट बनाना होगा जो सारी कंपनीज़ के साथ चले।
टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मेरी फैमिली में 2 कार हैं, एक मारुति स्विफ्ट है और एक टाटा एल्ट्रॉस है। अब एल्ट्रॉस का कोई स्पेयर पार्ट अगर मेरे को कोई मान लीजिए ख़राब हो जाता है, कोई चेंज करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं मारुति के शोरूम में जाके एल्ट्रॉस का स्पेयर पार्ट लगवा लूँ, या फिर स्विफ्ट में कोई स्पेयर पार्ट ख़राब है तो मैं टाटा के शोरूम में जाके स्विफ्ट का स्पेयर पार्ट लगवा लूँ। बट अगर मान लीजिए मेरे को टायर में हवा डलवानी है तो वो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, क्योंकि टायर इज़ अ यूनिफाइड प्रोडक्ट जो कि दोनों चीज़ों में सेम है। ऑलमोस्ट कंपनी का फ़र्क हो सकता है बट उसका प्रोसेस सेम है। तो हमें बैटरी भी ऐसी ही चाहिए होगी कि जो सब जगह चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास मारुति स्विफ्ट है और वो सामने वाला जो है टाटा पावर का वो है, मान लीजिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है, वो कहे कि नहीं जी हमारे पास तो केवल टाटा कार्स के लिए ही बैटरी है। वो नहीं होना चाहिए। हमें एक यूनिफाइड सोल्यूशन चाहिएगा कि मैं जब चाहूँ एल्ट्रॉस की बैटरी स्विफ्ट में लगा लूँ, स्विफ्ट की बैटरी डिज़ायर में लगा लूँ, डिज़ायर की बैटरी मान लीजिए वर्ना में लगा लूँ, वर्ना की बैटरी नेक्सॉन में लगा लूँ। ऐसे करके एक यूनिफाइड सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। ये एक दूसरा इशू इसमें आ सकता है। तीसरा इशू इसमें यह आएगा कि जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उनकी कॉस्टिंग के ऊपर, एंड प्लस ये जो बैटरी केमिस्ट्री होगी स्वैपिंग वाली, ये किस तरीके से प्ले आउट करेगी। क्योंकि अगर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुई यूनिफाइड बनाने की, क्योंकि देखिए जब आपको यूनिफाइड बनाना है तो उसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह भी हो ताकि वो हर तरीके की गाड़ी से कंपैटिबल हो। अब ऐसे में जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कितना तैयार होंगे कितना नहीं होंगे, उन सब चीज़ों पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। अब बात आती है कि ये जो कंसेप्ट है ये कितना सक्सेसफुल हुआ है बाहर अगर हम देखें, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें। जर्मन कार्स में, अमेरिकन कार्स में ये कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं चला है। टेस्ला ने भी ट्राई किया था बट उन्होंने उसको बाद में डिफंक कर दिया था। उन लोगों ने उस पर ज़्यादा फोकस अब नहीं करा। चाइना में बैटरी स्वैपिंग जो है चल रही है एंड बहुत इनिशियल स्टेज पे है। हालांकि इनिशियल स्टेज पे काफ़ी सक्सेसफुल है। वहाँ पे बहुत सारी कम से कम 1-2 लाख गाड़ियाँ वहाँ पे बिक चुकी है जिसमें बैटरी स्वैपिंग होती है। ऑलमोस्ट 550 प्लस उसमें वहाँ पे वो भी बन चुके हैं बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस। वहाँ पे थोड़ा सा सक्सेसफुल है बट काफ़ी इनिशियल स्टेज पर है। एंड देखिए एक चीज़ और है, सीएनजी स्टेशंस जो हैं वो 20 साल पहले आए थे। आज की डेट में भी सीएनजी स्टेशंस की कमी है। आप वहाँ देख रहे होंगे कि लाइन हमेशा लग जाती है सीएनजी स्टेशंस पर। अब अगर हम ऐसी बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाने लग जाएँ तो आप सोच सकते हो कि अगर शहरों में वो स्टेशन ही कम होंगे तो कितनी भीड़ लग सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नाइटमेयर हो सकता है। इसलिए मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ये बात बोली थी, ऑल्टरनेटिव्स टू पेट्रोल एंड डीजल वाले में। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे। कुछ महीनों पहले मैंने वो अपलोड किया था। उसमें मैंने ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं एज अ कंसेप्ट बहुत अच्छा है बट ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म में उसकी फिजिबिलिटी उतनी नहीं होगी। इथेनॉल एंड ग्रीन हाइड्रोजन शुड बी इंडियाज़ नंबर 1 फोकस। सबसे ज़्यादा हमें इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीज़ को हम बिल्कुल ही भूल जाएं। ईवीज़ भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमें उसको भी रखना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं देखिए, अभी जैसे नीति आयोग ने बोला कि पहले हम लोग ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में करेंगे। मेरे हिसाब से ये जो पॉलिसी है ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। उसका रीज़न ये है, उनकी बैटरीज छोटी होती हैं। उनकी केवल 6 या 7 केवी की बैटरी होती है जो 2 व्हीलर होती है या फिर जो 3 व्हीलर होता है। ये छोटी छोटी बैटरीज ऐसी होती है, इनको स्वैप करना बहुत आसान होगा। एंड जो स्कूटर्स होते हैं या मोटर बाइक्स होती हैं उन सब चीज़ों में ये इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान होगा। इवन ई रिक्शाज हो गए या फिर 3 व्हीलर ऑटो हो गए, इन सब में भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। बट पूरी तरीके से 4 व्हीलर में लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि भाई 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का पहले हम देखेंगे कि कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता है। अगर सक्सेसफुल होता है वेल एंड गुड, फिर हम 4 व्हीलर ट्राई करेंगे। बट जहाँ तक बात आती है बसेस की एंड ट्रक्स की, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको हो सकता है मल्टीपल बैटरीज भी चाहिए हो। उसमें तो मेरे ख्याल से इट इज़ बेटर कि हम इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन एंड इवन एलएनजी पे ध्यान दें। ये वाली जो पॉलिसी है ये कितनी सक्सेसफुल होगी, कितनी फीजिबल होगी इंडिया के लिए, वो तो टाइम बताएगा। बट हाँ, आपको कुछ और ऐड करना हो इस वीडियो में, आपके कुछ सजेशंस हो इस पॉलिसी को लेके, आप वो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।